हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास प्रीवियस ईयर्स का एचपी जो हमारा आर्ट्स का पेपर है उसमें जो टैट का जो क्वेश्चन हुआ है लास्ट टाइम पे, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो डेट आप लोगों के सामने जो है वो मेंशन की हुई है एचपी टैट आर्ट्स जो कि 13 जुलाई को हुआ है 2024 में। उसका हम जो है वो साइकोलॉजी पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उस पेपर के, तो उसको मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो इनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन रहता है, आपने दो व्यक्तियों के नाम सुने होंगे, एक आपने वॉटसन का नाम सुना है और एक आपने स्किनर का नाम सुना है। बोथ कंट्रीब्यूट टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। हमारे पास जो साइकोलॉजी है उसमें यानी कि सीडीपी की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रहते हैं जिसमें 7 to 8 टाइप के स्कूल्स हम रहते हैं, यानी कि संप्रदाय जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि वॉटसन और स्किनर दोनों मनोवैज्ञानिक के किस स्कूल में योगदान करते हैं। तो ये जो है वो साइकोलॉजी के कौन से स्कूल पे कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन आती है सबसे पहले है फंक्शनलिज्म। अगर हम फंक्शनलिज्म के बारे में बात करें कि ये क्या है तो इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत से स्टूडेंट्स का कहना होता है कि उन्हें हिंदी में भी ऑप्शन चाहिए, तो जो चीज बताने वाली होगी वो मैं आप लोगों को हिंदी में भी यहाँ पे लिखवा दूंगी। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानवाद। थर्ड ऑप्शन है आपके पास सोशियो कल्चरल, और इसका मतलब होता है सामाजिक सांस्कृतिक। और हमारी जो लास्ट ऑप्शन है वो है बिहेवियरिज्म, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस चीज से रिगार्डिंग हमसे पूछा है कि वॉटसन और स्किनर दोनों मनोविज्ञान के किस स्कूल में योगदान करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ से हम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसने जो है वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा उसको इस चीज के बारे में जानकारी होगी। क्या कहा गया है, तो देखो हमारे पास स्कूल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, गेस्टॉल्टिज्म है, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है। ठीक है, इस तरीके के स्कूल्स हैं। और हमारे पास कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर सामाजिक सांस्कृतिक किसी स्कूल का नाम होगा, तो इस ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट यहां पर कर सकते हैं। सोशियो कल्चर के बारे में वाइगोत्स्की ने बात की है। अगर मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूं तो यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहेवियरिज्म हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसकी जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या कहा गया है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा बिहेवियरिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो बोथ है हमारे पास जॉन बी वॉटसन, ठीक है, इन्हें हम जो है वो वॉटसन बोल रहे हैं, और बीएफ स्किनर आर कंसीडर्ड फाउंडेशनल फिगर्स इन द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि जो व्यवहारवाद है उसका जो है वो फाउंडेशन के तौर पे देखा जाए तो इन दोनों को कहा जाता है। इनके अलावा हमारे पास पावलोव का नाम आता है, थॉर्नडाइक का नाम आता है ना। ये सारे हमारे पास जो है वो क्या है, व्यवहारवादी हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, एक तो हम बीएफ स्किनर की बात कर रहे हैं, ये भी हमने यहाँ पे शामिल किया। तो जो भी वॉटसन है, स्किनर है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, व्यवहारवादी कहलाते हैं। तो वॉटसन ने एस्टेब्लिश किया था बिहेवियरिज्म, जो किस चीज के ऊपर जो है वो फोकस करता है, फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिस व्यवहार को हम जो है वो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस चीज का आकलन कर सकते हैं। वाइल स्किनर डेवलप्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, जबकि हम बात करें, हालांकि जो स्किनर है उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने किया है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसको इन्होंने जो है वो यहाँ पे डेवलप किया है, उसका विकास किया है। अ मेजर फ्रेमवर्क विद इन बिहेवियरिज्म, जहाँ पे मेजर फ्रेमवर्क देखा जाता है बिहेवियरिज्म से रिगार्डिंग, जो ऑपरेंट
कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? इन्होंने रैट और पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, चूहे और कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो वहां पर भी जो है वो बिहेवियर को चेक करने के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा जो बिहेवियरिज्म से रिगार्डिंग हमारे जो जुड़े हैं हमारे पास दो व्यक्तियों के नाम, एक आ जाता है बी एफ स्किनर और दूसरा मैंने आपको बता दिया जेवी वॉटसन, जिसे जॉन बी वॉटसन के नाम से भी हम जानते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? साइकोलॉजिस्ट हु वर्क्स विद persons that suffer from motivational emotional problems are dash। मनोवैज्ञानिक जो कि प्रेरक भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के साथ काम करता है। जो भी इमोशनल तौर पर जो है वो प्रॉब्लम से जूझ रहा व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्तियों के जो साथ काम करता है उसे क्या कहा जाता है? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाएगा? उपबोधात्मक कहा जाता है सबसे पहले। हिंदी मैक्सिमम आप लोगों ने यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप इंग्लिश में इन टर्म्स को याद रख सको। ठीक है, उपबोधात्मक बोल दो या फिर उपबोधन बोल दो। ठीक है, उपबोधन, ठीक है, उपबोधन बोल दीजिए। उपबोधन क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक। दूसरा है आपके पास क्लिनिकल, और क्लिनिकल को क्या कहा जाता है? नैदानिक। जब हम किसी चीज का क्या करते हैं? निदान करते हैं, उसको बोलेंगे हम निदान। उस ऐसा व्यक्ति जो उस चीज का निदान करता है उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। फिर है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, और कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट से आप समझते हैं कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? सामुदायिक। तो हम सामुदायिक मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल को क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन होती है एक संगठन, तो ऑर्गेनाइजेशनल क्या होगा? संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक। तो इसको क्या कहा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक जो प्रेरक भावनात्मक है, यानी कि मोटिवेशनल इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती है उससे कोई व्यक्ति अगर जो पीड़ित व्यक्तियों के साथ में जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? उसको कहा जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, कि उसके साथ में जो व्यक्ति काम करता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो भी काम करता है इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए, इमोशनल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग मतलब हम बात कर रहे हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो किसके लिए काम करता है? टिपिकली वर्क विद इंडिविजुअल, कोई ऐसा व्यक्ति जो सफर करता है मोर सीवियर मोटिवेशनल एंड इमोशनल जो डिसऑर्डर्स होता है ना, और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से होते हैं उनके रिगार्डिंग, उनके साथ में जो काम करता है उस काम से रिगार्डिंग हम उनको क्या बोलेंगे? उसको कहा जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसी वजह से यहां पर क्या होगा? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ऑफन फोकस ऑन एडजस्टमेंट इश्यूज। ये जो है वो किस चीज से, अक्सर किस चीज से जो है वो इनका फोकस किस चीज के ऊपर होता है? ये फोकस करता है जो एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन, कैसे कहां पर समायोजन करना है उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने व्यक्तित्व के संबंधी जो है वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो फोकस करता है ब्रॉडर सोशल इश्यूज के ऊपर, जो हमारे व्यापक तौर पर जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर फोकस करता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कहाँ पे काम करता है? जो वर्क प्लेस सेटिंग्स होती हैं वहां पर जो काम करता है उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है जो वर्क करता है किसके साथ? जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है ना उन व्यक्तियों के साथ में या वैसी प्रॉब्लम्स के साथ में, उसको बोलेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो एक सीवियर प्रॉब्लम होगी, सीवियर मोटिवेशनल एंड इमोशनल डिसऑर्डर है, मेंटल ऑर्डर है, उसके साथ में जो काम करता है उसको क्लिनिकल बोलेंगे। और तीसरा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब है जो ब्रॉडर सोशल इश्यूज से रिगार्डिंग है उनके साथ में जो काम करता है। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है जो कि वर्क प्लेस पे काम करता है, उसे कहेंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने सारी चीजें जो है हिंदी में भी दी हुई हैं, आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हम इसे कहेंगे।
अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं अच्छे से। क्या कहा गया है हमारे पास क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखते हैं। Who proposed the famous equation? हमारे पास एक इक्वेशन दी है, एक समीकरण दिया है। किसने एक इक्वेशन को जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है? इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? V इक्वल टू F और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाता है हमारे पास P और E, which suggests behavior is the product of person and her his environment। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक समीकरण है, किसने प्रस्तावित किया, जो यह बताता है कि व्यवहार किसी व्यक्ति और उसके पर्यावरण का प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। ये यहाँ पे बोला है। ये जो बी है ना दोस्तों, यहाँ पे इस बी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर बिहेवियर कहा जाता है, यानी कि व्यवहार। ये जो एफ है ये क्या है? यहाँ पर फोर्स होता है, यानी कि बल होता है। और ये P यहाँ पर बताता है आपके पास पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति को। और ये जो E है ये किस चीज को बताता है? एनवायरनमेंट को, यहाँ पे पर्यावरण को, वातावरण को शो करता है। तो किसने इस इक्वेशन को दिया है? सिंपल सी बात यहाँ पे पूछी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्ट लेविन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपने आपसे पूछा है कि ये जो आपका बिहेवियर है ये प्रोडक्ट होता है हमारा किस चीज का? प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन का, और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है हमारा जो व्यवहार है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक समीकरण जो है आपको देखने को मिलती है, जो कर्ट लेविन ने दी है। उसके अंदर उसने जो है वो डिफरेंट बिहेवियर्स के बारे में जो है यहाँ पे बताया है। आप इसके जो है एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। The equation B equal to F ब्रैकेट में P, E representing the behavior। B means behavior is the function। function से आप F भी बोल सकते हो, ये force भी है, ये याद रखना। Of the interaction between the person, P means person, and their environment was proposed by Kurt Lewin, a pioneer figure in social psychology। ये याद रखना, ये जो pioneer figure यहाँ पे दी है social psychology से रिगार्डिंग, यानी कि सामाजिक साइकोलॉजी की बात करें तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास जो है वो कर्ट लेविन का नाम आता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इन सारी चीजों को आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जो है वो क्लासेस जो है HP टेट आर्ट्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने है यहाँ पर 7018186561। इस नंबर के थ्रू आप जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है, सारी चीजों को जो है आपने डिटेल से डिस्कस करना है, जो भी आपकी टेट के रिगार्डिंग आप लोगों की क्वायरीज हैं, कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। जो लाइव क्लासेस हैं वो आपकी जो है वो 5 to 6 आवर्स जो है आप लोगों की लाइव क्लासेस रहती हैं। उसके अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पे, और हर क्लास के बाद जो भी क्लास होती है उसकी PDF भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है जैसे ही क्लास एंड होती है। अगर मैं इस कंप्लीट कोर्स की बात करूं और इसकी फीस की बात करूं तो आप लोगों की जो कंप्लीट फीस है वो रहेगी आपकी 3000 रुपीज। ये कंप्लीट कोर्स की फीस है, वन टाइम रहेगा आपका, जब तक कि आपका जो है वो यहाँ पे टेट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक की फीस है। पर मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, एक कंप्लीट एक ही बार में आपको पे करना होगा यहाँ पर 3000 रुपीज। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी जो है वो डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। इफ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल, अगर आप और आपका कोई दोस्त है वो टेबल की लेंथ को मेजर कर रहा है, ये यहां पे बोला गया है। ठीक है, तो अगर वो लेंथ को मेजर कर रहा है, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा लार्ज करके इस चीज को दिखा देती हूं। तो मैंने क्या कहा कि यदि आप और आपका मित्र एक समान उपकरण का उपयोग करके कोई भी एक आपके पास आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, और आप एक टेबल की लेंथ को चेक कर रहे हो, इट्स लाइकली दैट बोथ ऑफ यू वुड अटेन द आइडेंटिकल कंक्लूजन अबाउट द लेंथ। दिस इज ऑफन एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या बोला गया है यहाँ पे, ये रिपीटेड है, दिस इज ऑफन। ठीक है,
एन एग्जाम्पल ऑफ, यदि आप और आपका मित्र एक समान उपकरण का उपयोग करके मेज की लंबाई मापते हैं तो संभव है कि आप दोनों लंबाई के बारे में जो है, जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा यानी कि निष्कर्ष निकलेगा, वो दोनों का क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा यानी कि समान निकलेगा। तो यह अक्सर एक उदाहरण है किस चीज का, ऑब्जेक्टिविटी का है, वेरिएबिलिटी का है, या एक्सेप्टेबिलिटी का है, या ऑल ऑफ द अबव, या सारी की सारी ऑप्शंस हो जाएंगी। पहले तो हम यहां पे जान लेते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता कहेंगे हम इसे। क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ वस्तुनिष्ठता। दूसरा है हमारे पास यहां पर जिसको क्या कहा जाता है, वेरिएबिलिटी। और वेरिएबिलिटी का मतलब होता है जो वेरिएबल हैं, जो चेंज होते रहते हैं, जिनमें विचलन होता रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विचलनशीलता इसे कहा जाता है। तीसरी ऑप्शन है आपके पास एक्सेप्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार्यात्मकता। स्वीकार्यात्मकता, ठीक है, कि स्वीकार करना किसी चीज को। ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारी ऑप्शन। तो जब हमें किसी चीज का सेम ही रिजल्ट मिलता है, आपके पास दो चीजें हैं सेम, जैसे हम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि किसी को फीवर है, तो अगर हमें फीवर आपको चेक करना है तो आप चाहे 5 थर्मामीटर लेके आ जाओ, पांचों के पांचों थर्मामीटर में मेरा अगर मुझे फीवर है मान लो 102, तो हर उस पे 102 ही आना चाहिए। तो वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है कि हर जगह पर सेम रिजल्ट मिलता है, हमारे पास जो है चीज भी सेम है और हमारे पास रिजल्ट भी उस चीज के सेम आ रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी हम इसे कहेंगे। ठीक है, आप यहां पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। व्हेन अ मेजरमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट and produces the same result regardless of who is measuring the demonstration objectivity variability। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं कि जब कोई माप लेने वाले व्यक्ति से स्वतंत्र होता है, ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे कोई भी पर्सन है, और माप करने वाले व्यक्ति की परवाह किए बिना, हम उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही परिणाम जब वो देता है, हमें कोई फर्क नहीं है कि किसका हम चेक कर रहे हैं, क्या हम चेक कर रहे हैं, हर बार जो आप कर रहे हो वो हर बार सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे। ये वस्तुनिष्ठता को दर्शाता है। दूसरी हमने वेरिएबिलिटी के बारे में भी बात की थी। वेरिएबिलिटी क्या दर्शाता है, वेरिएबिलिटी रेफर्स टू डिफरेंसेस इन मेजरमेंट्स। जो वेरिएबिलिटी होता है ना, जैसे बोलते हैं ये वेरिएबल है, चर है, यानी कि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तनशीलता का मतलब है जब आपकी मेजरमेंट होगी तो एक थर्मामीटर कुछ, मतलब कोई भी चीज है जिसका आप मेजरमेंट कर रहे हो, एक कुछ दे रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं, उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं मेजरमेंट में, तो इसको बोलेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इज अबाउट वेदर समथिंग इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी। क्या बोला जा रहा है, स्वीकार्यता कि इस बात पर निर्भर करती है कि क्या किसी चीज को संतोषजनक माना जाता है। अगर किसी चीज को स्वीकार किया जा रहा है, उसको संतोषजनक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट आंसर होना था वो है ऑब्जेक्टिविटी। जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी सेम है तो रिजल्ट भी क्या आने चाहिए, वहां पे सेम आने चाहिए, उसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहेंगे हम यहाँ पर स्वतंत्र चर। एक प्रयोग में एक स्वतंत्र चर क्या है, द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड, ऐसा वेरिएबल या ऐसा चर जो है जिसका मापन करते हैं, क्या हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि ऐसा चर, मैनिपुलेट का मतलब होता है बदलाव, यानी कि जिसमें बदलाव किया जा सकता है। तीसरी ऑप्शन है द वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय अनदर वेरिएबल, ऐसा चर जो कि किसी दूसरे चर के साथ, दूसरे चर का उस पर क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है, यानी कि प्रभाव होता है। द वेरिएबल दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा वेरिएबल जो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब फिक्स रहे, जिसमें चेंज ना हो, यानी कि स्थिर रहे। कांस्टेंट मींस स्थिर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, तो स्वतंत्र चर होता है द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड, स्वतंत्र है, आप इसमें जब चाहो जो है वो चेंज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर इस चीज के देख पा रहे हो, आपके सामने है, क्या कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इन एन एक्सपेरिमेंट
द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इज डेलिबरेटली चेंज्ड और मैनिपुलेटली, यानी कि जिसको आप अपनी इच्छा से डेलिबरेट तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो बाय द रिसर्चर टू सी इट्स इफेक्ट। जब आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्चर के द्वारा जब आप उसके प्रभाव देख रहे हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके ऊपर वो आश्रित है, उसको देखते हुए। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या मेजर करता है? इज मेजर्ड ए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मेजर करते हैं ए से, एंड इट इज द वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड सी। अगर वो किसी सी को अफेक्ट कर रहा है, वेरिएबल दैट रिमेन्स कांस्टेंट आर कंट्रोल्ड वेरिएबल, उसको क्या कहा जाता है? नियंत्रण चर बोला जाता है। यहाँ पे बोला गया है, आप देख पा रहे हो, किसी प्रयोग में स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसे शोधकर्ता द्वारा आश्रित चर पर उसके प्रभाव को देखने के लिए जानबूझकर बदला जा सके या उसके ऊपर प्रभाव डाला जा सके। यानी कि कोई दो चर हैं, इसका इसके ऊपर क्या प्रभाव है, क्या है, ये हमने चेक करना है, तो हम हेर फेर करेंगे ना डाटा के अंदर, तो इसको क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। और आश्रित चर को मापा जाता है और वह चर प्रभावित होता है, तो जो चर स्थिर रहते हैं उसको बोला जाता है नियंत्रण चर। अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या है, तो जो चर जो है वो स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नियंत्रण चर कहेंगे, यानी कि कंट्रोल्ड वेरिएबल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा था? यहाँ पे पूछा था स्वतंत्र चर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो जो चर जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदलाव जिसमें कर सकते हैं, उसे कहेंगे हम कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो जो बुद्धि का विकास है, क्या हम उसे जो है वो संज्ञानात्मक विकास कहेंगे? दूसरा है आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि शारीरिक, बालक का शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास किस चीज का? चाइल्ड का। डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, यानी कि संवेगों का विकास। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास यहां पर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत विकास। ठीक है, इंडिविजुअल की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है यहां पे संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक में क्या आती है? जिसमें हमारा माइंड यूज होता है, तो हमारा दिमाग समस्या का समाधान करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थिंकिंग के लिए, है ना, किसी भी चीज को जो है रीजनिंग करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो है हमारा क्या यूज होता है? हमारा माइंड यूज होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? क्या यहां पर हमारा कहीं पर दिमाग यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सिर्फ एक ऑप्शन पे हो रहा है, बुद्धि का विकास। जहां पर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, जिसमें हम चिंतन करते हैं, रीजनिंग यानी कि तर्क करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज यानी कि समस्या का समाधान करने की क्षमताएं, मेमोरी यानी कि स्मृति, एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस। उसके अलावा बहुत सी मानसिक प्रक्रियाएं जिसमें आपका दिमाग यूज होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ कोर एस्पेक्ट। ये जो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का विकास है, ये कोर एस्पेक्ट है एंड ऑफन यूज्ड टू इंटरचेंजेबली विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? वो सेपरेट चीज होती है जिसमें सिर्फ शरीर से रिलेटेड, आकार वृद्धि से रिलेटेड चीजें आती हैं। डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस जो है वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है, ये याद रखना। एक होती है सोसाइटी से रिलेटेड, एक होती है हमारी इमोशनल, तो दोनों को इकट्ठा किया जाए तो हमारी डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस जो है वो हमारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो है ये हमारा जो है वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ। विकास निम्नलिखित परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। कौन सी क्रिया से, कौन सी एक्टिविटी से जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित होता है? बायोलॉजिकल एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस से, सोशियो इमोशनल प्रोसेस से,
कॉग्निटिव प्रोसेस से या बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। तो कौन सा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी ऐसी जो है यहां पे क्रिया है जिससे कि प्रभावित होता है, ये आपको यहां पे बताना है। पहले आप यहां पे देख रहे हो जैविक, अगर हिंदी की यहां पे बात की जाए तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, एक जगह पे मैं आपको यहां पे हिंदी मीनिंग यहां पे बता देती हूं। तो बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक, और सोशियो इमोशनल का मतलब होता है आपका सामाजिक सांवेगिक प्रक्रिया। ठीक है, क्या इस चीज से जो है वो प्रभावित होता है। सोशियो इमोशनल प्रोसेस का मतलब है सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया से, कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब है संज्ञानात्मक प्रक्रिया से, बायोलॉजिकल हुआ जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक सांवेगिक प्रक्रिया से। तो विकास किस चीज से जो है वो सबसे ज्यादा मतलब परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सारी ऑप्शन जो है वो एक जगह पे हमें दिख रही हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। इन तीनों से जो है वो हमारा जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस चीज की देख पा रहे हो, क्या कहा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव का विकास है इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। इन्फ्लुएंस्ड किससे होती है, बाय द कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन, कंटिन्यूटी पे मतलब कंटिन्यूटी पे इंटरेक्शन होती रहती है इन दोनों सारी चीजों की आपस में, एंड इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल के अंदर आते हैं हमारे पास जेनेटिक भी आते हैं, फिजियोलॉजिकल भी आते हैं, कॉग्निटिव के अंदर हमारा थिंकिंग आता है। अभी हम कॉग्निटिव का मीनिंग पीछे देख चुके हैं, थिंकिंग जहां पे आपका दिमाग यूज होता है, लर्निंग। सोशियो इमोशनल के अंदर आते हैं हमारे इमोशंस हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, है ना, ये सारी की सारी प्रोसेसेस यहाँ पे आती हैं। तो यही बोला ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यहाँ पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों ने जो है वो पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, 4 स्टेजेस जो है वो जीन पियाजे ने दी है। उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, सेंसरी मोटर को सेंसरी मोटर भी समटाइम बोल दिया जाता है, या हम इसे क्या कहेंगे, संवेदी पेशीय कहा जाता है इसे, संवेदी पेशीय। तो यहाँ पर कौन सी एज है, 0 से 1 साल के बच्चे को बोलेंगे, 2 से 7 साल को बोलेंगे, 7 से 11 को बोलेंगे, 11 से 18 को बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। समटाइम आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखनी है जो भी चीजें। वैसे तो हमारी जो संवेदी पेशियां हैं वो यहाँ पर जो है वो 0 से 2 वर्ष तक की देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 कहीं पर नहीं दिया है, 0 से 2, 0 से 1 है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है डिटेल से। क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के हमारे पास जो है वो चरण दिए हैं, 4 चरण, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज की अगर बात करें तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज आती है, टिपिकली लास्टिंग फ्रॉम बर्थ टू अप्रोक्सीमेट 2 इयर्स। अभी मैंने आपको बताया जन्म से बोल दो या 0 से 2 वर्ष तक जो है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशी अवस्था रहती है। उसके अलावा यहाँ पे जितनी आपको बताई है ऑप्शन मैंने आपको बता दी अभी कि 0 से 1 दी है, इसीलिए हम इस चीज को इसके साथ में कर सकते हैं कि 0 से 1 भी हमारी सेंसरी मोटर के अंदर ही आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा गया है, विच थियोरिस्ट proposed the 8th stage of psychological development, each associated with particular crisis। एक नाम यहाँ पे जब क्राइसिस दिख गया ना आपको, तो क्राइसिस ही आपको जो है इस चीज का आंसर प्रोवाइड करा देगा। क्या बोला गया है कि किस सिद्धांतकार ने मनोवैज्ञानिक विकास के 8 चरणों का प्रस्ताव रखा, जिसमें से प्रत्येक एक संकट से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन है सबसे पहले सिगमंड फ्राइड। क्या इन्होंने जो है वो किसी संकट के बारे में कहा है? नहीं जी। फिर है एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने तो सामाजिक लर्निंग के बारे में बोला है, सोशल लर्निंग के बारे में बोला है, ये भी नहीं है, ये भी कोई क्राइसिस नहीं बताता है। मैस्लो भी कोई क्राइसिस नहीं बताता है, मैस्लो तो नीड के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर बी एरिक एरिक्सन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एरिक एरिक्सन ने जो है वो 8 चरण बताए हैं और इन्होंने कहा है हर एक चीज से रिलेटेड यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। एरिक एरिक्सन प्रपोज द लाइफ स्पेन थ्योरी ऑफ
साइको सोशल डेवलपमेंट अगर आपसे पूछा जाए, मनोसामाजिक विकास बोला गया है, तो मनोसामाजिक विकास के रिगार्डिंग थ्योरी किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने दी है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 स्टेज, जिसमें 8 जो है वो अवस्थाएं बताई हैं, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय अ यूनिक साइकोसोशल क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट। हर एक जो है हमें एक अनोखे कन्फ्लिक्ट यानी कि अनोखे जो है संकट की तरफ बताता है, कन्फ्लिक्ट की तरह बताता है, द्वंद्व की तरफ बताता है, दैट इंडिविजुअल नीड्स टू रिजॉल्व, जिसकी हर एक व्यक्ति को जो है वो रिजॉल्व करने की आवश्यकता रहती है। और सिगमंड फ्राइड की अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल को क्या कहेंगे? साइको मीन्स मनो और सेक्सुअल का मतलब हुआ आपके पास लैंगिक, तो मनोलैंगिक अवस्था के बारे में बताया है। बंडूरा की बात करें, बंडूरा ने जो है सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग का मतलब क्या है? सामाजिक लर्निंग का मतलब है आपके पास अधिगम का सिद्धांत जो है इन्होंने यहां पे बताया है। और मैस्लो ने जो है हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स की बात अगर हम करें तो आवश्यकता का क्रम जो है यहाँ पे बताया गया है, आवश्यकता का पद क्रम बोल दीजिए या हायरार्की बोल दीजिए, ये यहाँ पे आता है। आवश्यकता की मांग के बारे में बात करें, ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शंस यहाँ से आपको जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? मौजूदा योजनाओं में नए अनुभवों को शामिल करने के लिए प्रोफेसर को किस रूप से जाना जाता है, ये आपने बताना है। तो उसको एकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है या एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है, इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है या कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारे पास मौजूदा योजनाओं में जो हमारे न्यू एक्सपीरियंसेस है ना, जो हमारा मतलब प्रीवियस स्कीमा है ना, प्रीवियस हमें किसी चीज की नॉलेज है, और अगर हम करंट की बात करें जो हमारी न्यू नॉलेज है, इसमें अगर किसी चीज को ऐड किया जाता है, शामिल करने के बारे में बात हो रही है ना, तो जब ऐड करने के बारे में बात हो रही है उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे सारी चीजें आपको मेंशन की हुई है। According to Jean Piaget, assimilation is the cognitive process of taking in new information and incorporating it into existing mental schema or structure। यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर नॉलेज है उसको न्यू एग्जिस्टिंग स्कीमा में जब आप ऐड कर रहे हो उसको assimilation कहा जाता है। और accommodation is modifying schema as to fit new information, ठीक है। जो accommodation की बात करें यानी कि जो समायोजन है, समायोजन क्या करता है? नई जानकारी को समायोजित करने के लिए योजनाओं को संशोधित करता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा चेंज लाता है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस, वो बैलेंस है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दो चीजों के बीच का बैलेंस है। संतुलन जो है आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच का संतुलन है, ठीक है। और कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन एक कॉन्सेप्ट है अंडरस्टूड इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है कंजर्वेशन एक संरचना है जिसे कहां पर, जो हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जैसे जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उससे जो है ये रिलेटेड यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रोफेसर यहाँ पे जो है वो आपने ध्यान रखना है, बाकी कोई चीज यहाँ पे नहीं देखनी है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कितनी सारी चीजें हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सारी चीजें जो है हम अगर कोर्स में आप लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है सारी चीजों को अगर जितनी चीजें यहाँ पे बताई गई उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है वो क्लासेस के अंदर ये सारी चीजें जो है वो डीप डाउन जो है क्लियरिटी के साथ में सारी चीजें जो है वो समझाई जाती हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो हमारे साथ में कोर्स में जुड़ना चाहता है तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से जो है वो नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ। इस नंबर पर आप जो है वो कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप लोगों ने कोर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो नंबर रहेगा आपके पास यहाँ पर 7018186561। इस नंबर पर आपने जो है वो कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। और आपने जिसने भी कोर्स को परचेज करना है, क्लासेस के अंदर जो है सारी चीजों को डीप डाउन पढ़ना है, यहां से आप कोर्स को ले सकते हो। यहाँ पे जो जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं,
पीडीएफ्स मिलने वाली हैं जो भी क्लासेस होती हैं, और उसके अलावा मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को जो है वो 24 आवर रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और इस कंप्लीट कोर्स की मैं बात करूं, जो आपकी लाइव क्लासेस है वो भी 4 से 5 घंटे की रहती है आपकी डेली की। तो जो भी यहाँ पे फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 3000 रुपीज। एक कंप्लीट कोर्स की है ये, जब तक कि आप लोगों का जो आपका पेपर है नहीं हो जाता है टैट का एग्जाम, तब तक की ये फीस रहेगी आप लोगों की 3000। एक ही बारी में आप लोगों को पे करना है। जब आप जो है वो कोर्स को परचेज कर रहे हो उसी टाइम पे आप लोगों को ये पे करनी है, ना कि मंथ वाइज करनी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम डिटेल के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो है वो स्टार्ट किए हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना, जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने स्टार्ट किए थे 10 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आप लोगों को जो है वो पिछली क्लास में करवा दिए थे। एचपी जो टेट आर्ट्स हमारा हुआ था 2024 में लास्ट टाइम पे, यानी कि जो जुलाई 2024 में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करने स्टार्ट किए थे। उसी में से जो है आज हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कराने का मोटिव क्या है, यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कोई स्टूडेंट कर रहा होता है तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पता चल जाती हैं। और किस चीज़ के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोगों को फिर भी जो है सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, आपको एक कंप्लीट कोर्स में जुड़ना है, तो वो भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल बीच में बता दूंगी क्लास के, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे समझ ही आ गया होगा, IQ लिखा हुआ है। सम टाइम आपसे IQ पूछ लिया जाता है कि IQ क्या है। तो IQ की फुल फॉर्म क्या रहती है हमारे पास, इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट हम इसे बोलेंगे, ठीक है। इसको करेंगे हम यहाँ पर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। यहाँ आपने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अगर नहीं लिख रहा है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि इसको बुद्धि लब्धि कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे, बुद्धि लब्धि कहेंगे। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को ही हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है आपसे कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ IQ। जब हमें IQ चेक करना है, कई बार बोला जाता है आपके पास कुछ यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, आपके पास बोला जाता है कि आपके पास आपकी मेंटल एज इतनी है, क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, तो आपको उसको चेक करना है। किसी की वास्तविक उम्र इतनी है तो आपका जो IQ है वो कितना है। तो कैसे उसको चेक करते हैं, IQ की गणना का सूत्र क्या है, तो मैं आपको बता दूं। तो इसका सूत्र है आपके पास मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। MA और CA का मतलब होता है मेंटल एज, यानी कि जो आपकी मानसिक आयु है, आपके दिमाग की आयु है, उसको हम बोलेंगे मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो किसी भी व्यक्ति की जो है वो वास्तविक, या हम बोल सकते हैं कि जो कालानुक्रम है, या हम और क्या कह सकते हैं इसे, जो उसकी रियल एज है वो होती है हमारे पास यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आपके सामने, मैंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा ऑप्शन नंबर A, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे जो है वो स्लैश लगा दीजिएगा हर जगह पर, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला जो है यहाँ से समझ में आ जाए। स्लैश यहाँ से मिसिंग था, तो हमारा ऑप्शन नंबर A यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने है द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अगर आपको इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को चेक करना है, फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज। यहाँ पे आपने ये याद रखना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। MA ऊपर ही आएगा, क्रोनोलॉजिकल नीचे ही आएगा, तभी आप इसका जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला ऑप्शन नंबर A हमारा तभी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि इंटेलिजेंस टॉपिक हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट एलिमेंट विच आर क्लोज टू ईच अदर आर
परसीव्ड एज अ ग्रुप इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम गेस्टॉल्ट सिद्धांत जो बताता है कि जो तत्व एक दूसरे के करीब हैं उन्हें एक समूह के रूप में माना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी कहेंगे या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहेंगे। अगर हम क्लोजर की बात करें तो क्लोजर का मतलब क्या है कि कोई चीज है वो क्या है, बिल्कुल बंद है। क्लोजर का मतलब क्या हुआ, बंद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्लोजर यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति का सिद्धांत। क्या कहेंगे हम इसे हम कहेंगे पूर्ति का सिद्धांत हो गया। सेकंड है आपके पास प्रॉक्सिमिटी, और प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या हुआ, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी निकट है, यानी कि निकटता का सिद्धांत हो गया। सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता, यानी कि समानता का सिद्धांत हो गया। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, तो निरंतरता का सिद्धांत हो गया। यहाँ पे कोई चीज कितने, एक तत्व एक दूसरे के कितने करीब है, ये आपसे पूछा गया है। किस तरीके से तत्वों की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं हम, इस तरीके से आपके पास जो है वो कुछ तत्व हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो कुछ तत्व हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, अब देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये तत्व जो है, हमें लग रहा है कि ये ऐसे करके हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर की शेप दे रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, ये बराबर है, हमें लग रहा है कि ये सबका सीक्वेंस है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन हो सकता है ये अलग जैसे हो और ये अलग जैसे हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई चीज जितनी एक दूसरे के जो है वो क्या होती है, निकट होती है, तो वो एक जैसी लगती है हमें, है ना, हमें परसीव लगती है एज अ ग्रुप, हमें जो है वो सेम लगता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज की जो है एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी स्टेट्स दैट एलिमेंट्स दैट आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर, जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज लगते हैं ना, वो चाहे जैसे मर्जी एलिमेंट है, हो सकता था यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये अलग अलग लाइन होती सारी, हो सकता था ये सारी इकट्ठी हो, मतलब जितना इनके बीच में गैप कम है ना, तो हमें वो एक लग रही है, निकट निकट लग रही है, मतलब सारी, ठीक है। परसिव्ड एज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप, हमें एक ग्रुप की तरह लग रहा है। जबकि अगर प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर की अगर हम बात करें कि कोई पिक्चर है ना इस तरीके से अगर मैं बना रही हूँ ना, तो ये क्या लग रहा है आपको, आपने खुद ही, आपके जो सेंसेस है ना वो उसको बोल रही है कि ये क्लोज बना दिया आपने, आप बोलोगे इसको ये सर्कल है एक, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज लग रही है हमें यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर इज अबाउट कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट फिगर्स, जो इनकम्प्लीट फिगर है ना उसको हमारा दिमाग खुद से ही कंप्लीट कर देता है। और यहाँ पे सिमिलैरिटी के बारे में बात करें, सिमिलैरिटी में जैसे आपने देखा होगा समटाइम हम फोन पे देखते हैं, तो अगर इस तरीके से हमारे पास एक इमेज है, बहुत बड़ी चीजें हैं और यहाँ पे इस तरीके से, तो हमें क्या लगेगा, सारी चीजें हमें लगेगी कि बराबर है, ये हमारा ध्यान बीच में इस वाली पे नहीं जाएगा कि यहाँ पे बाकी सर्कल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये हमें समान दिखती है क्योंकि सब जो है एक जैसे, एक आधा बीच में ऐसा डाल दो तो वो समानता को ही शो करेगा। एंड कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी होता है कि कंटिन्यूटी पे कोई ना कोई चीज बनी हुई है, कॉन्टिन्यू पैटर्न है, परसीविंग स्मूथ कॉन्टिन्यूअस पैटर्न जब वो शो करता है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट सेंचुरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन एज, जिस प्रक्रिया से हम अभ्यारण्य की जानकारी को सार्थक संपूर्ण में पहचानते हैं और व्याख्या करते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है। आपको एक सेंचुरी के बारे में, आपको एक अभ्यारण्य के बारे में बताना है, तो उसको जो है वो क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। इस चीज के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको जो है वो ट्रांसडक्शन कहा जाता है, परसेप्शन कहा जाता है, या फिर सेंसेशन कहा जाता है, या अडप्टेशन कहा जाता है। इस चीज पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ना हल्की सी जो है वो गड़बड़ मुझे लग रही है कि जिस प्रक्रिया से हम, कोई ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे हम, यहाँ पे ध्यान रखना, आपने अभ्यारण्य मत करो, यहाँ पे सेंचुरी मत करो, यहाँ पे सेंसेस होना चाहिए था, सेंसरी, सेंचुरी नहीं सेंसरी होना चाहिए था, यानी कि ज्ञान इंद्रियों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, जिनसे हम जो है वो ज्ञानेंद्रियों की
जानकारी को सार्थक संपूर्ण रूप से पहचानते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई जो हमारी सेंसेस ने हमें जो भी चीजें जानकारी हमें दी है ना, उसके थ्रू जो भी हमारे पास जानकारी है उसकी हम पहचान करते हैं और उसे अर्थपूर्ण बनाते हैं या अर्थवान बनाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। उसे किस रूप में जाना जाता है? ट्रांसडक्शन, परसेप्शन, सेंसेशन या अडप्टेशन। अब ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसडक्शन को कहेंगे हम यहाँ पर परागमन कहा जाता है। परसेप्शन की बात करें तो इसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ठीक है। तीसरी है सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? किसी चीज को फील करने से रिलेटेड, तो सेंसेस से बनेगा हमारे पास सेंसेशन यानी कि संवेदना। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास अडप्टेशन। जब हम अडप्टेशन को देखेंगे तो इसका मतलब होता है अनुकूलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, मीनिंगफुल एज अ होल की हम बात करें, एक संपूर्ण तौर पर आप किसी चीज को देखते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब आपका जो गेस्टोल्टिज्म होता है ना, वो कहता है परसेप्शन एज अ होल। जब हमें किसी चीज को पढ़ना है तो एक प्रत्यक्ष तौर पर, एक कंप्लीट तौर पर हम किसी चीज की बात करते हैं, उसे प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो प्रोसेस है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की, इंटरप्रेट करने की, सेंसरी इंफॉर्मेशन टू मेक सेंसेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड परसेप्शन। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो भी हमारा क्या है, क्या कहेंगे, परिवेश है, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको समझने के लिए जो हमारी संवेदी सूचनाएं हैं यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशंस है, उसको जब हम व्यवस्थित करते हैं या व्याख्या करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षीकरण। एनवायरनमेंट को समझने के लिए जब हम अपनी जो है वो सेंसेस का यूज करते हैं, उस चीज को व्यवस्थित करने के लिए, उनको समझने के लिए, उसको कहा जा रहा है प्रत्यक्षीकरण। अब सेंसेशन क्या है? सेंसेशन इनिशियल डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई है। सेंसेशन यानी कि संवेदना क्या है? जो भी हमारी उत्तेजनाएं होती हैं, उत्तेजनाओं का मतलब होता है जो भी हमारे स्टिमुलस होते हैं, जैसे स्टिमुलाई हम बोल रहे हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, उन स्टिमुलाई को पहचानने की, उनको डिटेक्ट करने की प्रारंभिक संसूचना यानी कि इनिशियल स्टेज बोलते हैं हम इसे। ठीक है। सेंसेशन क्या है? किसी स्टिमुलाई को पहचानने की इनिशियल स्टेज। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसडक्शन क्या हुआ यहाँ पे? जो पारगमन उत्तेजना ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहा जाता है? कि ट्रांसडक्टिंग इज कन्वर्टिंग स्टिमुलस एनर्जी इनटू न्यूट्रल एनर्जी। ठीक है। इंग्लिश में जितना ज्यादा याद रखोगे ना उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ट्रांसडक्टिव का मतलब होता है जो कन्वर्ट करता है, जो आपकी उत्तेजना एनर्जी होती है यानी कि स्टिमुलस एनर्जी होती है, उसको चेंज करता है न्यूट्रल सिग्नल में। और अडप्टेशन यानी कि अनुकूलन, उसका मतलब क्या होता है? एडजस्टिंग टू स्टिमुलाई इंटेंसिटी, जो कि उत्तेजनाओं की तीव्रता के अनुसार समायोजन करता है, उसको कहा जाता है। ठीक है। यहां पे याद रखना, ये बोला है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, इज द क्वेश्चन इज लाइक टू टाइप ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। मतलब हाँ बोल सकते हैं जो सेंचुरी इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पे सेंचुरी लिखा हुआ है इसको, यानी कि अभ्यारण्य सूचना, इसको संवेदी सूचना के तौर पर भी जो है हम डिनोट करते हैं। तो अगर आप सेंसरी इंफॉर्मेशन ही इसको बोलोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो दोस्तों अगर आप जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हो, इन सारी चीजों को डीप डाउन अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों के सामने एक नंबर दिया है 7018186561। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज कर सकते हो और कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे भी आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन का लिंक दिया रहता है, आप वहां से भी जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स के अंदर जो है जो जो चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी वो आप लोगों के लिए डेली जो है वो 4 to 5 आवर्स की आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइव क्लासेस के अलावा आप लोगों को उन्हीं क्लासेस को अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्डेड भी उस चीज की प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट रहते हैं और जो भी क्लास होती है उनके पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। जो भी आप लोगों को मतलब यहाँ पे करवाया जाता है स्क्रीन पे, उनकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम इसके कंप्लीट कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी आपकी 3000 रुपीज रहेगी। वन टाइम फीस है, पर मंथ आपको पे नहीं करना है। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है, आपका जो भी टेट आर्ट्स का एग्जाम है, तब तक आप लोगों की ये जो है वो फीस रहने वाली है। ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who is known for classical conditioning experiment involving dogs? ये आपके पास क्वेश्चन है। कुत्तों से जुड़े शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रयोग के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। शास्त्रीय भी आप बोल सकते हो और शास्त्रीय के साथ में आपको यहाँ पर प्राचीन भी देखने को मिलता है। क्लासिकल को शास्त्रीय भी बोलते हैं और प्राचीन भी बोलते हैं। तो कुत्तों से जुड़े शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रयोग के लिए कौन सा प्रयोग जाना जाता है? बीएफ स्किनर को बोलेंगे हम, इन्होंने जो है इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, या जॉन वॉटसन ने, या जेबी वॉटसन हम इन्हें बोल सकते हैं, जॉन बी वॉटसन, या सिगमंड फ्राइड ने किया है, या इवान पैवलव ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवान पैवलव हो जाएगा। इवान पैवलव ने जो है वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। बीएफ स्किनर ने जो है वो रैट और पिजन के ऊपर किया है, रैट इनका सबसे ज्यादा जाना जाता है। और जॉन बी वॉटसन ने जो है वो व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म के बारे में बताया है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। और सिगमंड फ्राइड का भी हमने पीछे नाम लिया था, इसे जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी अगर आपसे पूछी जाए, मनोलैंगिक थ्योरी के बारे में, तो वो किसने दी है? यहां पर नाम आ जाता है सिगमंड फ्राइड। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इवान पैवलव हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इवान पैवलव कहाँ के रहने वाले थे? रशिया के रहने वाले थे। इन्हें रशियन साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। इज अ फेमस फॉर पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स। इन्हें जो है ये अग्रदूत माना जाता है। किस चीज के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को बताया, प्राचीन भी बोलते हैं और शास्त्रीय अनुबंधन के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किसका यूज किया था इन्होंने? यहाँ पे कुत्ते का ऊपर यूज किया था, जिसका नाम बेक नाम का एक कुत्ता था। उसके ऊपर इन्होंने जो उसकी लार को चेक कर रहे थे कि खाना जब हम देते हैं तो कुत्ता कितनी लार स्त्राव करता है, और जब जो है वो उसको खाना नहीं देते हैं, सिर्फ जो है वो बेल बजाई जाती है, तब वो कितना जो है वो लार यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। वेयर ही कंडीशनड डॉग टू सेलिब्रेट एट द साउंड ऑफ अ बेल और अदर स्टिमुलाई पेयर्ड विद फूड। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो है वो जब हम खाने के साथ में कोई स्टिमुलस देते हैं तब वो कितनी लार पैदा करेगा, या जब उसको सिर्फ खाना दिया जाता है तब कितनी लार पैदा करेगा, वो यहाँ पे हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट देखा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज, उसको किस चीज के लिए जाना जाता है? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को किस रूप से जाना जाता है? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। प्राथमिक मानसिक योग्यता भी बोल सकते हैं। प्राइमरी का मतलब हो गया आपका प्राथमिक, मेंटल का मतलब हो गया आपका यहाँ पे मानसिक, और एबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पर योग्यताएं, ठीक है। उसके प्रकार के रूप में हम जानते हैं किस रूप में जाना जाता है, ये बोला है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? बहुबुद्धि के तौर पर, बहुबुद्धि सिद्धांत के तौर पर जानते हैं, यानी कि बहुत सारों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत बोल दिया। ट्रायर्किक थ्योरी का मतलब क्या है? जिसमें हमारे पास जो है त्रिचापीय थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें चार चापें आपके पास है, चार जो है यहाँ पे आयाम है, मतलब टू फैक्टर थ्योरी, यानी कि दो स्तर बोल सकते हैं, या दो कारकीय सिद्धांत। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत सारी जो है इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। सिर्फ इन्होंने शिक्षा को नहीं बोला कि यही वाली इंटेलिजेंस है, इन्होंने बहुत सारी इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। हार्वर्ड गार्डनर इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस which proposes that intelligence is not a single general ability। ये बोलते हैं कि सिर्फ जो आपकी इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल जनरल एंटिटी नहीं है, कि सिर्फ एक सिंगल एंटिटी है, बट कंप्राइजेस सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हम डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके पास लिंग्विस्टिक हो गया जो भाषा से संबंधित है, लॉजिकल मैथमेटिकल हो गया जिसमें हम जो है बहुत सी गणितीय संबंधी चीजों के बारे में बात करते हैं, स्पेशियल हो गया जहां पर हम जो है वो डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं, म्यूजिकल हो गया म्यूजिक की बात करें, संगीत की,
बॉडी काइनेस्थेटिक हो गया जहां पर हम शारीरिक जो गतिशीलता से रिलेटेड है, इंटरपर्सनल हो गया दूसरों को समझने से संबंधित कि हम दूसरों को कितना समझते हैं, इंट्रापर्सनल हो गया हम खुद को कितना समझते हैं, और नेचुरलिस्टिक हो गया जो हम प्रकृति को कितना समझते हैं। तो इतनी टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। इन्होंने बोला कि बुद्धि सिर्फ एक नहीं है, सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि बुद्धि हमारे पास जो है वो बहुत प्रकार की होती है। इसके हम बहुत से प्रकारों को देखते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग है देखते हैं। द थ्योरी विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स, ऐसी कौन सी थ्योरी है या ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, उनको किस रूप से जाना जाता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा परीक्षण है। तो पहला है कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट मतलब एक कॉज जो है एक थ्योरी या किसी व्यक्ति का नाम है, तो को ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट बोलेंगे, कल्चरल फेयर टेस्ट बोलेंगे, यानी कि जो संस्कृति निष्पक्ष बोलेंगे यहाँ पे, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। संस्कृति फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष रहना, यानी कि निष्पक्ष परीक्षण बोलेंगे। तीसरी ऑप्शन है आपके पास रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट। तो किसमें हमारे पास लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट बोलेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इज अ परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। समटाइम ये पूछ लिया जाता है कि ये कैसा टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो याद रखिएगा ये जो कॉज ब्लॉक टेस्ट है ये कैसा है, डिजाइनिंग टेस्ट, एक परफॉर्मेंस, इसको क्या कहेंगे, प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण। दैट यूजेस कलर्ड वुडन ब्लॉक्स, जिसमें हम कलरफुल जो वुडन के लकड़ी के कलरफुल बॉक्स होते हैं उनका यूज करते हैं। दैट टेस्ट टेकर मस्ट अरेंज टू मैच अ गिवन पैटर्न, एक पैटर्न होता है उसको मिलान करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि जैसे कलरफुल है आपको रेड को मैच करना है, ग्रीन को मैच करना है, इस तरीके से आपको अरेंज करना होता है। अगर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की बात करें तो ये आल्सो यूज्ड पैटर्न्स बट इन अ पेपर बेस्ड टेस्ट। इसमें भी एक पैटर्न होता है लेकिन ये कैसा होता है, एक पेपर आधारित परीक्षण होता है, इतना आप लोगों ने याद रखना है। कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट एक प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण है जिसमें रंगीन लकड़ी के ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें परीक्षार्थी को दिए गए पैटर्न से मिलान करने के लिए व्यवस्थित करना होता है। और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है में भी पैटर्न का उपयोग किया जाता है लेकिन ये एक पेपर आधारित परीक्षण होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डैश रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, यानी कि डैश कौशल जो हैं प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता का संदर्भ लें, उसको क्या कहा जाता है। इंटेलिजेंस जो है, जो बुद्धि होती है वो यूज करते हैं यहाँ पे बुद्धि कौशल प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की जो अंतर्निहित क्षमता होती है, एक्वायरिंग स्किल्स होते हैं, उसके जो पोटेंशियल्स होते हैं उनका संदर्भ लेता है, उनका सहारा लेता है, या इंटरेस्ट यानी कि जो आपकी रुचि है वो लेता है, या आपकी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, किसी के अंदर कितना एप्टीट्यूड है, यानी कि अभिक्षमता जो है, अभिक्षमता कौशल प्राप्त करना है अगर आपने, तो उसके लिए किसी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता का संदर्भ ले, या पर्सनैलिटी कौशल प्राप्त करना है तब आप किसी का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा कौशल प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की जो पोटेंशियल होता है किसी स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, इंडिविजुअल्स जो है तो कौन रेफर करता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एप्टीट्यूड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिक्षमता बोला जाता है। तो एप्टीट्यूड रेफर टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, यानी कि किसी स्किल को अगर आपने सीखना है, किसी स्किल्स को आपने धारण करना है प्राप्त करने के लिए, तो किसी व्यक्ति की क्या करना है आपने, उसके जो अंडरलाइन पोटेंशियल्स होते हैं, उसकी जो क्षमता होता है उसका सहारा लेना है कि उसको पता होगा किसी चीज के बारे में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, देखेंगे एप्टीट्यूड के बारे में क्या कहा गया है। एप्टीट्यूड रेफर करता है ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनेट और पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल और एक्वायर नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया, यानी कि जो योग्यता भी बोल सकते हो आप इसको और अभिक्षमता भी बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा
तो अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट कौशल को सीखने, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर एक स्किल है, उसको सीखना है, या किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने की जन्मजात या संभावित क्षमता को दर्शाती है। एक पर्टिकुलर एरिया में जो इनेट आपके अंदर जन्मजात आपके पास किसी चीज को आपने एक्वायर करना है, एक पर्टिकुलर स्किल को आपके अंदर, ये सारी चीजें जो भी इनेट पोटेंशियल्स है, एबिलिटीज हैं किसी चीज को सीखने की, किसी चीज को एक्वायर करने की, उसको हम क्या कहेंगे? अभिक्षमता कहेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉडर कॉग्निटिव कैपेसिटी। जो इंटेलिजेंस है यानी कि बुद्धि है, वो हमारे पास क्या है? एक व्यापक संज्ञानात्मक क्षमता है बुद्धि। ठीक है, और इंटरेस्ट भी एक ऑप्शन थी हमारे पास। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस। इंटरेस्ट क्या है? एक प्राथमिकता है कि आपको इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। एंड पर्सनैलिटी इज अ पैटर्न ऑफ ट्रेट। समटाइम पूछा जाता है पर्सनैलिटी क्या है, तो पर्सनैलिटी लक्षणों का एक पैटर्न है, यानी कि पैटर्न ऑफ ट्रेट्स है। ट्रेट्स मतलब जो गुण है या लक्षण है, उनका एक पैटर्न होता है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? As a person, we always make some judgment about our own self. This is known as. एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं कि मेरे लिए ये सही होगा, या मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा हो रहेगा। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? क्या इसे हम सेल्फ रेगुलेशन कहेंगे, सेल्फ एस्टीम कहेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट कहेंगे, सेल्फ एफिशिएंसी कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? रेगुलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आत्म नियमन। ऑप्शन आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, जहां पे जिस चीज की जरूरत है, इसे आत्मनियमन कहेंगे। या आपके पास सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? सेल्फ एस्टीम है आपके पास आत्मसम्मान कहेंगे हम इसे। उसके अलावा आपके पास है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? आत्म संप्रत्यय हम इसको बोल सकते हैं, हमारी अपने लिए अवधारणा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या हम इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, जो आत्म संप्रत्यय बोल रहे हैं। और सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है आपके अंदर खुद को लेके कितनी सक्षमता है। तो आत्म सक्षमता हम बोलेंगे कि हम कितने सक्षम है किसी चीज को करने के। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में जो निर्णय लेते हैं उसको किस रूप में देखा जाता है? तो उसे हम कहेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहेंगे कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी आत्म अवधारणा क्या है, या हमारा आत्म संप्रत्यय क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीजें हमारे लिए सही रहेंगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको चारों की चारों टर्म्स मैंने बताई हुई है, देखेंगे ध्यान से क्या बोला जा रहा है। The overall set of beliefs and judgment that a person has about their own characteristics, qualities and abilities is known as self-concept. यानी कि जो हमारा जजमेंट है, हम अपने बारे में जो है अवधारणा लगा रहे हैं, जजमेंट लगा रहे हैं। कोई भी पर्सन अपने बारे में जो लगाता है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज है, उसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सेल्फ एस्टीम भी बताया गया यहाँ पे। सेल्फ एस्टीम इज द इवेल्युएट एस्पेक्ट। ठीक है, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? जहां पे हम इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन होती है किसी पक्ष की, उसको सेल्फ एस्टीम बोलेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्फ, कि हम अपने बारे में जो है वो क्या फील करते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है? इज कंट्रोलिंग वंस बिहेवियर। सेल्फ रेगुलेशन होता है जो हम कंट्रोल करते हैं अपना ही व्यवहार को। और सेल्फ एफिशिएंसी होता है आपके पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेल्फ एफिशिएंसी इज अ बिलीफ दैट वंस एबिलिटी टू सक्सीड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। यहाँ पे आपके सामने दी हुई है सारी, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। सेल्फ रेगुलेशन मैंने क्या कहा कि जो भी व्यवहार है और भावनाएं हैं उनको नियंत्रण, आपका बिहेवियर है, आपके इमोशंस है, उसको कंट्रोल करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? सेल्फ रेगुलेशन कहेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने सेल्फ रेगुलेशन बताया, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने को बोल रहे हैं। तो अपने बिहेवियर या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जो क्षमता है उसको कहा जाता है सेल्फ रेगुलेशन। दूसरा था सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्मसम्मान। तो स्वयं के प्रति एक व्यक्ति के मूल्यांकन, विशेष रूप से पसंद या नापसंद का भाव कि मुझे ये पसंद है नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। मुझे ये पसंद है तो मैं इसके साथ में चलूंगी, मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो मैं इसको नहीं मानूंगी। ये क्या है हमारे पास? सेल्फ एस्टीम हम इसे कहेंगे। यहाँ पे आपको सेल्फ एस्टीम भी बताया है। इवेल्युएट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्फ, कि उससे रिलेटेड है हमारे पास। सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है हमारे पास कि उसको हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है या उसे कैसे देखता है, खुद के बारे में वो कैसे चीजें फील कर रहा है। और सेल्फ एफिशिएंसी,
किसी व्यक्ति की अपनी क्षमता में विश्वास, कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मुझे उस पर विश्वास है, मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जैसे कि मुझे समस्या का निपटान करना है या मुझे किसी चीज का निर्णय लेना है, वो है हमारा सेल्फ एफिशिएंसी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। पर्सनैलिटी के टेस्ट है हमारे पास ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसे जो है वो TAT टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। धारणा परीक्षण में विषयगत किसने बनाया है? मॉर्गन और मूरे ने, हाथवे एंड मिकिनले ने, हरमन रोरशा ने बनाया है। नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मॉर्गन एंड मूरे ने जो है इस चीज के बारे में बताया है। जो रोरशा का नाम भी यहाँ पे हरमन रोरशा ना, इन्होंने इंक ब्लॉट टेस्ट दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसके भी हम यहाँ डिटेल देख लेते हैं क्या कहा गया है। द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको टैट कहा गया है, अ प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट। समटाइम ये भी पूछा जाता है कि कैसा टेस्ट है, तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। कंसिस्टिंग ऑफ एम्बिगुअस इमेज यूज्ड टू असेस पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन वाज क्रिएटेड बाय हेनरी मूरे एंड क्रिस्टीना मॉर्गन। कंप्लीट नाम आप यहाँ पे इनके देख पा रहे हो, इन्होंने इस चीज के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वेश्चनर वाज फाउंडेड बाय। जो क्वेश्चनर बनाई है कितनी? 16 PF। 16 PF का मतलब क्या है? यहां पर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 16 PF जो हमारे पास है पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? किसने इसको फाउंड किया है? मिकिनले ने, हाथवे ने, कैटल ने, आइजेंक ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैटल ने जो है वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो एक्सप्लेनेशन भी आप देख पा रहे हो। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर जो है अ पर्सनैलिटी टेस्ट है। क्या है ये? एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। मेजरिंग 16 डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसमें मेजर किए जा रहे थे क्या? डिफरेंट जो व्यक्तिगत हमारे लक्षण हैं कि किसका व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तित्व के लक्षणों को यहाँ पे मेजर किया जा रहा था। किसने डेवलप किया है? रेमंड कैटल इनका कंप्लीट नाम है। हाथवे के बारे में भी हम बात करें तो हाथवे एंड मैकिनले आर एसोसिएटेड विद MMPI एंड आइजेंक with his own personality model। इनका पर्सनैलिटी मॉडल है PEN मॉडल। ठीक है, इससे रिलेट है। तो आपको इतना पता है कि किस मॉडल से रिलेटेड जो है, इतना आपने याद रखना है कि कौन से मॉडल से रिगार्डिंग ये यहाँ पे आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे 16 PF को लेके, वो था हमारा रेमंड कैटल ने दिया है 16 PF फैक्टर्स। ठीक है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। साथ में मैंने आपको बता दिया कैसा है ये, यहाँ पे यहाँ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें अगेन जो है वो बहुत ही डिटेल से बताई है। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको अगर आपको डिटेल से करना है, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग ठीक करना चाहते हो और सारी चीजें मतलब हमारे साथ में जो है वो कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, एक नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ 70-181-86-561। इस नंबर पर आप जो है वो कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। जिसने भी कोर्स को परचेज करना है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस के अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उन लाइव क्लासेस को जो है वो आप बाद में देख सकते हैं। और अगर उसके अलावा देखी जाए तो आपको वहाँ पर PDF आपको हर क्लास के बाद देखी जाती है मिलेगी। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और 24 आवर की आप लोगों को यहाँ पर जो है वो हेल्प भी सपोर्ट भी यहाँ पे रहता है। इस कंप्लीट कोर्स की फीस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों के पास है 3000। आपको वन टाइम जो है वो ये पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हर मंथ पे करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे जब तक कि आप लोगों का ये टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों की फीस रहेगी 3000। ठीक है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट को यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी यहाँ से आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।